ओके मैम। चलो गाइस, हम लोगों ने ये लास्ट टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था, कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट किया, देन हमारा सेकेंड पॉइंट भी हो गया था, एंड इवन द थर्ड पॉइंट, डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू द टू हॉस्टिलाइट ग्रुप्स। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था, ठीक है, एक तो जो था उसमें एक ग्रुप जो हुआ था वो ट्रिपल एलायंस करके हुआ था, याद है आप लोगों को? यस मैम। उनको आवाज नहीं जाएगी। और एक दूसरा जो ट्रिपल एलायंस, कौन से ग्रुप थे बताओ? मैम ट्रिपल अलायंस ये थे जर्मनी, हाँ, जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगरियन, और मैम एक और कंट्री थी, याद नहीं आ रही, टर्की शायद से। नहीं मैम, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे टर्की थी। तीसरी कंट्री, इटली, इटली इटली। यस मैम, इटली। और ट्रिपल एंटिटी में कौन थे? मैम ट्रिपल एंटिटी में फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन। फ्रांस, ब्रिटेन और मैम जापान बाद में आ गया। फ्रांस, जापान, रशिया एंड इंग्लैंड। प्लीज गाइस ये याद रखो, ये ग्रुप लोगों को जो स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पॉइंट, दैट इज द साइज। ये जो था ना इमीडिएट कॉजेस इसको बोलते हैं। तो इमीडिएट इसका मतलब इसी, वी हैव सीन दैट कि तो वैसे ही छोटे मोटे से चल रहे थे, बट दैट कॉज वाज अ सर्वो क्राइसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके हमेशा एग्जामिनेशन में पूछेंगे। रितिमा ये बंद करो तो। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाएगा कि साराजेवो क्राइसिस जो थे उसका रीजन क्या था, तो दे विल गिव यू दी ऑप्शंस कि क्या रीजन हो सकता है। तो देखो, अब जिसको मैं बोलूंगी किसको पढ़ना है, हु विल रीड? मैम मैं हाँ ठीक है, रीड करो। यस मैम, किधर से मैम? ये सरजेवो क्राइसिस से ना मैम? मैम हाँ रीड करो। हाँ मैम। Sarajevo crisis and immediate cause. Archduke Francis Ferdinand, the heir to the throne of Austro-Hungarian, was assassinated at Sarajevo, capital of Bosnia, on June 28, 1914. The assassination was organized by a secret society called Black Hand or Union of Death, formed by extremist Serbian nationalists whose aim was to unite all Serbians into a single Serbian state. Austria served an ultimatum on Serbia on July 23, making 11 demands. Serbia accepted most of the demands except those that would have led to loss of her sovereignty. Austria declared war on Serbia on July 28, 1914. Russia started preparation for war to support Serbia. On August 1, 1914, Germany declared war on Russia, and on August 3, on France, German troops marched into Belgium. मैम थोड़ा बाजू में स्क्रॉल करोगे वो पेज? To press on to France on August 4, and on the same day Britain declared war on Germany. Many other countries soon entered the war. Japan declared war on Germany to capture German colonies in the Far East. Turkey and Bulgaria joined on the other on the side of Germany. Italy remained neutral for some time but joined the war against Germany in 1915, breaking the Triple Alliance. Britain, France, Russia, and their allies were called the Allied powers, while Germany, Austria, and their allies were called the Central powers. The war was fought in many different areas called fronts. There was a western front between Germany and northern France, and eastern front between Germany and the Russian forces. There was fighting at sea and in the Middle East, where the Allied powers attacked Ottoman Empire. Events of the World War. War on the Western Front. On the Western Front, the war began when the रुक जाओ, रुक। देखो उन्होंने क्या कि आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्नांडिस जो था
ही वॉज अ प्रिंसेस, सॉरी प्रिंस था वो। कहाँ का प्रिंस था? ऑस्ट्रिया हंगेरी का। असैसिनेटेड का मतलब होता है ही वॉज बीन मर्डर, ठीक है। असैसिनेटेड मीन्स ही वॉज बीन मर्डर एट, कहाँ पे हुआ था उनका मर्डर? सैराजेवो में, जो कैपिटल ऑफ बोस्निया है। और जून 28, 1914 में उनकी डेथ हुई थी। जो सोसाइटी मतलब जो ग्रुप था जिन्होंने आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का मर्डर किया था, वो थे ब्लैक हैंड ग्रुप से, और उनको दूसरा नाम दिया गया था यूनियन ऑफ डेथ, formed by the extremist Serbian nationalists whose aim was to unite all Serbian into the single Serbian state. ये जो मर्डरर जो थे जिन्होंने मार डाला था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्नांडिस को, दे बिलोंग टू द सर्बियन स्टेट, और उनका मेन ये था कि हमें कैसे भी करके जितने भी सर्बियन पीपल जो दूसरे ऑस्ट्रिया हंगेरी में रहते हैं उन सबको गैदर करना है, और हम लोगों को वो सभी लोगों को सर्बियन स्टेट में यूनाइट करना है वापस। ऑस्ट्रेलिया सर्व्ड एन अल्टीमेटम ऑन द सर्बियन, अल्टीमेटम का मतलब होता है डायरेक्ट वार्निंग दी। ऑस्ट्रेलिया ने वार्निंग दी थी सर्बियन को ऑन जुलाई 23 मेकिंग 11 डिमांड्स। ऑस्ट्रिया ने सर्बियन को ये कहा कि मैं आपको एक वार्निंग देता हूं, अगर आपने हमारी 11 डिमांड से अगर आपने उसको फुलफिल कर दिया तो हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने उसमें से एक भी डिमांड अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो हम आपको अटैक करेंगे। सर्बिया एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड एक्सेप्ट those that would have led to the loss of their sovereignty. The thing was that few months अगर वो सर्बियंस ने अगर उसको एक्सेप्ट कर दिया होता तो सर्बियन जो है अपनी सॉवरेनिटी मतलब अपना फ्रीडम, अपनी लिबर्टी, अपना इंडिपेंडेंस कंप्लीटली लूज कर देते थे वो। So the Australia declared war on Serbia on July 28, 1914. ठीक है गाइस, इसको अंडरलाइन करो। एमसीक्यू में ये आपको क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने कब डिक्लेयर किया था वॉर सर्बिया के ऊपर। रशिया स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द वॉर टू सपोर्ट दी सर्बिया। प्लीज ग्रुप याद रखो, ठीक है। जो सर्बिया जो थे उसको कौन हेल्प कर रहा था? रशिया। रशिया जो थे वो ट्रिपल एंटिटी से बिलोंग करते थे। तो उसी तरह से ऑन August 1, 1914 जर्मनी डिक्लेयर द वॉर ऑन द रशिया। अब दूसरी साइड में देखा है तो रशिया जो सर्बिया को हेल्प कर रही थी, तो जर्मनी जो थी वो ऑस्ट्रिया हंगेरी को हेल्प कर रही थी। इसलिए जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 में रशिया के ऊपर अटैक किया एंड ऑन द August 3 ऑन फ्रांस। और देखा जाए तो देखो August 1 जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर किया रशिया के ऊपर, और उसके 2 दिन बाद जर्मनी ने फ्रांस पे वॉर किया। जर्मन ट्रूप्स मार्च इनटू द बेल्जियम to press on to the France on August 4, and on the same day Britain declared the war on the Germany. देखा जाए ऑस्ट्रिया हंगेरी ने कभी भी किसी के पास से कोई हेल्प की डिमांड नहीं की थी। ये जर्मनी जो था वो उसने इंटरफियर किया, जबकि देखा जाए तो जो वॉर था वो सिर्फ और सिर्फ सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया हंगेरी के बीच में था। एक सेकंड रुको गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी के पास से ऑस्ट्रेलिया हंगेरी ने कोई हेल्प नहीं मांगी थी, ना ही सर्बिया ने कोई हेल्प ली थी रशिया के पास से। रशिया एंड जर्मनी ऑटोमेटिकली दे गॉट इन्वॉल्वड इनटू द वॉर। तो इस वजह से जर्मनी ने जब फ्रांस और रशिया पे अटैक किया तो ब्रिटेन ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया था जर्मनी के ऊपर। Many others soon entered the war. Japan declared the war on the Germany. अब जर्मनी के ऊपर 2 कंट्रीज ने वॉर अटैक किया था। फर्स्ट वाज दी ब्रिटेन, सेकेंड वाज दी जापान। इन्होंने भी जर्मनी के ऊपर अटैक किया। टर्की हैड बल्गेरिया जॉइंड ऑन द साइड ऑफ द जर्मनी। इटली रिमेन न्यूट्रल। इटली जो था वो न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब ये था उन्होंने दोनों में से कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, ना ही ट्रिपल अलायंस ना ही ट्रिपल एंटिटी। बट आफ्टर सम टाइम देखा जाए तो जो थी न्यूट्रल फॉर सम टाइम बट ज्वाइन वॉर
जर्मनी, मतलब उन्हें इटली ने ज्वाइन कर लिया था अगेंस्ट द जर्मनी इन 1915 breaking the Triple Alliance. गाइस यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मिस। पूछ लो अगर किसी को यहाँ तक नहीं समझ में आए तो। क्लियर है सब लोगों को? यस Yes, ma'am. यस मिस। Okay. So the next paragraph, Britain, France, Russia and the allies were called the allied power. देखो एक ग्रुप था जिसको हम allied power भी बोलते हैं, जिसके अंदर साथ में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ठीक है, और while Germany, Austria and Ireland was a central power. The war was fought in many different areas called the fronts. There was a western front between the Germany and the northern France, and the eastern front between the Germany and the Russian force. There was fighting at the sea and in the Middle East, where the Allied powers attacked the Ottoman Turks. Ottoman Turks कहते हैं उसको, जबकि वो Ottoman Empire था बहुत बड़ा. तो इस तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे करके जितनी भी बाकी की कंट्रीज थी वो ये वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी थी. I'll give you the example of the recent year. इंडिया को जो सपोर्ट कर रही है वो अमेरिका सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रही है वो चाइना. अगर किसी दिन पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर वॉर किया तो अमेरिका इंडिया सपोर्ट करेगी, चाइना ही पाकिस्तान को करेगी, फिर चाइना को जो सपोर्ट करते होंगे वो ही वॉर में आ जाएंगे, और फिर अमेरिका को जो सपोर्ट करते हुए वो भी हो जाएंगे. ऐसे करते करते थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके गाइस, आपको ये इवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर है. अभी तक हमको कैंसलेशन कुछ नहीं दिए. रायन, बोर्ड्स की तैयारी कर रही हूँ. क्योंकि ये इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर जो था ना वो लास्ट ईयर पूरा कट था. गाइस बोलो, किसी को कोई आइडिया है? मिस, हाँ, बुक के नीचे ना वो स्टार मार्क दिया और उधर लिखा है फॉर इंफॉर्मेशन ओनली. कहाँ दिया? हम लोग में कुछ लिखा नहीं दिखा. और इन्फॉर्मेशन होंगी स्टार्ट. मतलब ये आप लोगों को नहीं है क्या? हाँ, फॉर इंफॉर्मेशन. इसमें एग्जाम में लगता नहीं आएगा, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन मतलब सिनेरियो के लिए लगता है. तो वो इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर नहीं होगा. तो एग्जिट ये होगा क्या आप लोगों का? एंट्री ऑफ द यूएसए इन द वॉर और एग्जिट ऑफ द रशिया, ऐसे कुछ है या ये भी कट हो गया है? Because everyone has the idea. Okay guys, एक काम डायरेक्टली रिजल्ट्स ऑफ वॉर से है. रिजल्ट्स ऑफ वॉर ना, हाँ मुझे भी वही लगा था. ठीक है. ओके, हु वांट्स टू रीड? रेणुका तुम्हें रीड करना था ना? यस मैम. रीड करो. रिजल्ट ऑफ द वॉर. Results of the war. The following were the major results of the First World War. The Treaty of Versailles, June 28, 1919. The victorious powers or the allies meet in a conference first in Versailles. A superb suburb, Miss, what is that? सबब. A suburb of Paris and later in Paris between January and June 19. Though the number of countries represented at the conference was 27, the terms of peace treaties were really decided by Woodrow Wilson, President of the United States, Lloyd George, Prime Minister of Britain, and George Clemenceau, Prime Minister of France. The defeated countries were not represented at the conference. The victorious powers also excluded Russia from the conference. As a result of the discussions at the Paris Conference on June 28, 1919, the Treaty of Versailles was signed. It ended the war. The basis of the treaty's negotiations was the American President Wilson's 14 points.
The treaty was designed to prevent Germany from going to war again. Okay. Results of the war. अब बाकी का आपका हिस्सा काफी कट हो गया इसके अंदर. तो at the end they have said that there was a result. मतलब क्या हुआ, इतनी सारी countries जो involved हो चुकी थी. The following were the major result of the First World War. The Treaty of Versailles. Guys, अगर आप देखोगे Second World War जो हुआ था, and the reason behind the Second World War is the Treaty of the Versailles. क्योंकि ये ट्रीटी के अंदर जर्मनी को बहुत सारा ह्यूमिलेट किया गया था. मतलब बाकी की जो कंट्रीज होती है उन्होंने डायरेक्टली ब्लेम ये लगा दिया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कन्वर्ट हुआ है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द जर्मनी. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हुआ था, पैसों का नुकसान हुआ था, पब्लिक प्रॉपर्टी जो डैमेज हो गई थी, वो सभी का सभी जो नुकसान, जो पैसे हो गए, वो पूरा जर्मनी पे करेगी. तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड, हाँ, सब कंट्रीज के वो पूरा जर्मनी पे करेगी. प्लस जर्मनी के नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स के जितने भी सोल्जर्स थे वो हाफ कट ऑफ कर दिए थे, और उनके जो फाइटर प्लेन्स थे वो बाकी की कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, सो दैट जर्मनी जो है वो नेक्स्ट टाइम से कोई भी वॉर ना करे. लेकिन जब हिटलर लीडर बन गए थे जर्मनी के, at that time he made the people understand that how the other countries have humiliated the Germany, and now this is the time to take the revenge against the other countries. तो इस वजह से because of the Treaty of Versailles पूरा का पूरा Second World War हुआ था. The Treaty of Versailles, the victorious power or the alliance met in the conference first in the Versailles, a suburb of the Paris, and later the Paris between the January and the June 1990. Though the numbers of countries represented at the conference was 27. क्यों Treaty of Versailles? Because treaty का मतलब होता है agreement, एक document sign हुआ था, और वो जर्मनी ने sign किया था. कहाँ पे, कौन सी कॉन्फ्रेंस में? वर्सलिस में. जबकि देखा जाए तो ये कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 27 कंट्रीज आई थी. The term of the peace treaty were really decided by the Woodrow Wilson, President of the United States. किसने ये ट्रीटी जो थी, ये एग्रीमेंट जो था, वो किसने बनाया था? तो फर्स्ट थिंग जो था वो वॉड्रो विल्सन थे, जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे. सेकंड, लॉयड जॉर्ज, जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के. प्लीज गाइस ये अंडरलाइन करो, दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, एमसीक्यू में ये आ सकता है. एंड जॉर्ज क्लेमेंक्यू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस. The defeated countries were not represented. देखो कितनी बुरी बात हुई. मतलब कॉन्फ्रेंस था, पीस ट्रीटी था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो कंट्रीज हार चुकी थी वो ये वॉर के अंदर, उन लोगों को बिल्कुल भी कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया था. The victorious powers also excluded Russia from the conference. देखा जाए तो विक्टोरियस पावर्स, जो विक्टोरियस ग्रुप जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गया था, उसमें रशिया भी थे, लेकिन रशिया को भी इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया था. As a result of the discussions at the Paris conference, June 28, 1919, the Treaty of Versailles was signed. कौन से ईयर में Treaty of Versailles साइन हुई थी? अंडरलाइन, June 28, 1919. It ended the war. The base of the treaty's negotiation was the American President Wilson 14 points. ये एग्रीमेंट के अंदर कुछ 14 पॉइंट्स लिखे गए थे जो जर्मनी को अग्री करना था, और वही पॉइंट्स जो थे वो वॉड्रो विल्सन, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये लिखे थे. उन्होंने ये एग्रीमेंट जर्मनी के लिए बनाया था. The treaty was वर्ल्ड वॉर के बाद ना. हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये पूरा. The treaty was designed to prevent Germany from going to war again. रीजन क्या था? सो दैट जर्मनी वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना करे. अब उसके कुछ टर्म्स ऑफ द ट्रीटी है. कौन रीड करेगा टर्म्स ऑफ द ट्रीटी? किसको रीड करना है गाइस? चलो बताओ जल्दी. किसको? सानिका, तुम्हें रीड करना है? Yes, ma'am. ओके, रीड करो. Treaty declared Germany guilty aggression. Germany was required to pay for the loss and damage suffered by the Allies during the war. The amount of
reparations was fixed at $3 billion. Germany had to cede her ships to allies, and सानी करो, वो 3 बिलियंस नहीं, वो $33 billion है. $33 billion. Germany had to cede her merchant ships to allies as compensation and had to supply huge quantities of coal to France, Italy, and Belgium for 10 years. The areas of Rhine Valley was to be demilitarized, and the Germany territory west of the Rhine was to be occupied by the Allied troops for 15 years. Germany lost Alsace Lorraine to France, Eupen Malmedy to Belgium, Schleswig to Denmark. Danzig became free port in the Polish territory. Germany ceded parts of her pre-war territory to Denmark, Belgium, Poland, Slovakia, and France. Coal mines in the German area called Saar were ceded to France for 15 years, and the area was to be governed by the League of Nations. The Germany lost all her colonies to victorious allies Britain, Belgium, South Africa, and Portugal. सानिका करो या आगे करिए. मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. हाँ. German colonies in the Pacific and the areas under her control in China were given to Japan. China was aligned with the Allies during the war, but her areas under the German controls were given away to Japan. German army was restricted to force 1 lakh soldiers, and the navy was limited to 15,000 men in 24 ships. The Air Force and submarines were banned. Treaty affirmed the complete independence of Belgium, Poland, Slovakia, and Yugoslavia. The Covenant of the League of Nations was added to the Treaty of Versailles. Okay. ओके, तो ये जो हमने अभी रीड किए, दीज आर द 14 पॉइंट्स जो वॉर्डरो विल्सन से, क्या, हाँ, इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे टर्म्स ऑफ ट्रीटी क्या क्या थी, कि जर्मनी जो रहेगी उसको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी. फर्स्ट, ट्रीटी के अंदर ये लिखा था कि जर्मनी इज द गिल्टी ऑफ द एग्रेशंस, कि जर्मनी ने, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू कि ऑस्ट्रेलिया हंगेरी ने कभी भी जर्मनी के पास से हेल्प नहीं मांगी थी. स्टिल जर्मनी जो थी उसने खुद ने होके एंटर किया था इसके अंदर. सेकंड, Germany was required to pay for the loss and damages suffered by the alliance during the war. Means सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को कहा गया था कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतनी बुरी तरह से हुआ है, and the reason is the Germany, so they have to pay $33 billion to the other countries, जो जो countries में नुकसान हुआ होगा. Germany had to cede her merchant ships to the allies as a compensation. इसका मतलब जर्मनी के पास जितनी भी मर्चेंट शिप्स, मतलब जो वॉर के लिए यूज होती है, वो सभी की सभी शिप्स जो होगी वो बाकी कंट्रीज जैसे फ्रांस, इटली एंड बेल्जियम को देनी पड़ेगी, दैट फॉर द 10 years. नेक्स्ट, राइन वैली, वेरी इंपॉर्टेंट. राइन वैली जो थी वो डीमिलिटरीलाइज, मतलब राइन वैली के अंदर कोई भी मिलिट्री सोल्जर्स जर्मनी के वहां पे नहीं रहेंगे और उसको ऑक्यूपाई किया जाएगा बाकी की कंट्रीज, वो भी 15 years के लिए. जर्मनी ने कौन सी चीज जो उन्होंने अक्वायर की थी या कॉन्कर्ड की थी वो उनसे ले ली गई थी. फर्स्ट, एलिस एंड लॉरेंस टू द फ्रांस, ये जो 2 टेरिटरीज थी वो फ्रांस को वापस दे दी थी. यूपेन एट मेलमेडी जो बेल्जियम को दे दी. फिर है स्क्वाशविक टू डेनमार्क, वो डेनमार्क को दे दिया. डेंजिंग वो फ्री पोर्ट हो गया, मतलब उसके ऊपर कोई भी किसी का भी राइट नहीं रहेगा. फिर जर्मनी को अपने जितने भी पार्ट्स ऑफ हर प्री वॉर टेरिटरी, मतलब जर्मनी जब एंटर कर रहा था वॉर में, उसके पहले उसने जितने भी पोर्ट्स या टेरिटरी अक्वायर की होगी वॉर के पहले,
वो सभी की सभी टेरिटरीज उनको बाकी कंट्रीज को देनी पड़ेगी, जैसे कि डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, ज़ेकोस्लोवाकिया एंड दी फ्रांस। द कोल माइन जितनी भी जर्मनी की होगी वो सभी की सभी कोल माइंस फ्रांस ले लेगी फॉर द 15 years। मतलब जर्मनी की कोल माइन, कोयला ले लेगा। कोयला की जितनी भी माइंस होगी ना जर्मनी के पास, वो सभी के सभी फ्रांस ले लेगी फॉर 15 years। मतलब जितना भी सेलिंग होगा कोल का, उसका सभी प्रॉफिट फ्रांस के पास जाएगा, जर्मनी को कुछ नहीं मिलेगा। Germany lost all her colonies to the victorious allies Britain, Belgium, South Africa and the Portugals। मतलब जर्मनी की जहां जहां पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, वो सभी की सभी कॉलोनीज थी वो बाकी की कंट्रीज ने अक्वायर कर ली थी। फिर थी जर्मनी कॉलोनीज इन द पैसिफिक and the areas under her control in China were given to the Japan। पैसिफिक में जितनी कॉलोनीज थी और उनका जो चाइना के ऊपर जो कंट्रोल था, वो पूरा का पूरा कंट्रोल उन्होंने जापान को दे दिया। China was allied with the Allies during the war, but her areas under German control were given away to the Japan। देखा जाए चाइना विक्टोरियस ग्रुप से बिलोंग करती है और जर्मनी का पूरा कॉलोनीज थी चाइना में, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में ये लिखा था कि आज के बाद चाइना के ऊपर जो कंट्रोल रहेगा वो जापान का होगा। जर्मन आर्मी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर्स। बाकी सभी सोल्जर्स होगी उसको निकाल देना पड़ेगा, सिर्फ उनके पास 1 लाख सोल्जर्स हो गए। नेवी में से 15,000 लोग हो गए और 24 शिप्स होगी। द एयर फोर्स एंड सबमरीन वर कंप्लीटली बैन। जर्मनी फाइटर प्लेन्स का यूज नहीं कर सकती और ना ही सबमरीन्स का, वो कंप्लीटली बैंड थे। The treaty affirmed the complete independence। ट्रीटी में लिखा हुआ था कि बेल्जियम, पोलैंड, ज़ेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लोवा इन चारों को कंप्लीटली इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। जर्मनी का कंट्रोल था क्या इनके ऊपर? सबका जर्मन ने सब अक्वायर किया था, तो सबको फ्रीडम मिल गया, इंडिपेंडेंस मिल गया। बट फिर इन्होंने अग्री किया कि ये सब पे? किसने? जर्मनी ने। करना ही पड़ा ना, नहीं तो फिर सभी अटैक कर लेते। एक कंट्री के अगेंस्ट में 27 कंट्रीज है, तो किसका चलेगा? 27 कंट्रीज का। और उस टाइम पे अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री। तो ये पूरे के पूरे जो पॉइंट्स बनाए थे, ट्रीटी बनाए थे, वो किसने बनाया था? अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, वुडरो विल्सन ने। द कॉन्वेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस वाज एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। मतलब ये जो ट्रीटी बनाई गई थी, द मेन रीजन वाज दैट टू मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड। बट इसका जो इफेक्ट होता है, इसकी वजह से ही सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि आप किसी का इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। जबकि वॉर में सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया हंगेरी थी, बट ब्लेम किस पे डाला? जर्मन। देखा जाए तो सही किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी और सर्बिया के बीच में वॉर था, वो वॉर करके खत्म कर देते, राइट। अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है तो वो एक दूसरे के ऊपर वॉर करके खत्म करेंगे ना। लेकिन अगर सेकंड साइड से अगर चाइना इंक्लूड करिए तो वो अमेरिका भी आएगी। फिर जिनको जो सपोर्ट करते वो ऐसे करके क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। और ऐसे सब हेल्प मांगी भी नहीं थी ना जर्मनी? नहीं मांगी थी। तो क्यों ऑस्ट्रेलिया, help मांगी? हंगेरी कहते भी है कि हमने जर्मनी के पास से कभी हेल्प नहीं मांगी, ये जर्मनी खुद की इन्वॉल्व हुए थे, इसलिए था जर्मनी ऐसे। तो इसी वजह से तो हुआ जर्मनी था। हाँ? किसकी तरफ से लड़ा? ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी। जबकि ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी ने नहीं मांगा, सर्बिया अकेली होगी, इसलिए फिर रशिया ने उनको सपोर्ट किया। तो ऐसे करते करते वो ग्रुप फॉर्म हो गया। ठीक है गाइस, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मिस। समझ में आया आप लोगों को रिजल्ट इसका? फर्स्ट पॉइंट। Yes, miss. ओके चलो अभी हम लोग सेकंड पॉइंट रीड करते हैं, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। कौन रीड करेगा? किसको रीड करने की इच्छा हो रही है? ऐसे तो किसी को होती नहीं है, फॉर श्योर, आई नो। निधि रीड करोगे? सिया, निधि, गौरी, दिशा, दीक्षा, थोराट, यस मिस। सब सो गए आज। सब लोगों ने आज जलेबी और रबड़ी खाई है,
छाछ वास पी के इतने इससे गहरी नींद में है ना कि बस वो पेरेंट्स को दिखाने के लिए इट्स लाइक कि हाँ हमने ऑन किया है, रेस्ट वी डोंट नो। कौन रीड करेगा? ठीक है दीक्षा, रीड करो। Remains the period of the beginning of the end of the Union दीक्षा the दीक्षा world and militant United States surpassed. चलो देवश्री रीड करो तो। देवश्री। Yes, ma'am. Yes. Territorial Chalo, read. rearrangements. The period after the war saw the beginning of the end of the European supremacy in the world. Economically and militarily, the United States surpassed Europe to emerge as a world power. The peace treaties signed after the war transformed the political map of the world, particularly of Europe. Three ruling dynasties were destroyed: the Romanov in Russia during the war itself, the Hohenzollern in Germany, and the Habsburg in Austria-Hungary. Soon after the war, the rule of Ottomans came to an end in Turkey. Austria and Hungary became separate independent states. Czechoslovakia and Yugoslavia emerged as independent states. Thus, the war gave a serious blow to the autocratic monarchical system and led to the development of democracy in Europe. Empires having different cultures were destroyed and independent states having distinct cultures emerged after the war. These included Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, and Yugoslavia. Under the impulse of nationalism, Alsace-Lorraine was restored to France and ma'am, what is that? Schleswig-Holstein was restored to Denmark. Okay. Now is the territory rearrangement. It means जब ये वॉर खत्म हो गया तो बहुत सारी जो टेरिटरीज किसी और के अंडर में थी वो दूसरी कंट्रीज को दे दी गई और इस तरह से पूरा रीअरेंजमेंट हो गया था. The period after the war saw the beginning of the end of the European supremacy in the world. यूरोपियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो उसके अंदर जर्मनी होती है, इंग्लैंड होती है, पोर्चुगीज है, फ्रांस है, ये सब कंट्रीज है. Economically and militarily, the United States suppressed the Europe to emerge as a world power. यूनाइटेड स्टेट जो था, देखा जाए तो वॉर के बाद अमेरिका एक कहते हैं ना मोस्ट पावरफुल कंट्री बन के बाहर आई थी. बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक ऐसी कंट्री थी जिसके अंदर ज्यादा डिस्ट्रक्शंस नहीं हुआ था और वो इन्वॉल्व नहीं हुई थी वॉर में. The peace treaty signed after the war transferred the political map of the world. Political map मतलब कुछ कंट्रीज किसी और की टेरिटरी बन चुकी थी, कहीं और की कॉलोनीज जो थी वो उसके अंदर इन्वॉल्व. जैसे कि हमारी बात करते हैं, इंडिया जो थी वो इंग्लैंड की कॉलोनीज थी. बट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड भी पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी और हम लोगों ने, इंडिया ने इंग्लैंड के पास से कंप्लीट मांगा था. सो देखा जाए तो इंडिया भी इंडिपेंडेंस हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही. हाँ. The three ruling dynasty were destroyed. डायनेस्टी मतलब जो उस टाइम पे जो मोस्ट पावरफुल एम्पायर जो थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके थे. The Romanov in Russia during the war itself, the Hohenzollern in Germany and the Habsburg in the Austria-Hungary. ये तीन कंट्रीज के अंदर जो डायनेस्टी स्ट्रॉन्ग जिनका रूलिंग पावर था वो कंप्लीटली खत्म हो चुके थे, डिस्ट्रॉयड हो चुके थे. Soon after the war, the rule of the Ottomans came to an end in the Turkey. Austria-Hungary became separate. Guys, हमेशा ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी ये दोनों अलग अलग है.
लेकिन हमेशा से वो क्या थे, साथ में थे किसी रीजन की वजह से, लेकिन अलग दो कंट्री। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रिया अलग होगी और हंगेरी अलग होगी. Czechoslovakia and Yugoslavia emerged as an independent state. Thus, the war gave a serious blow to the autocratic monarchical system and led to the development of a democracy. Autocratic monarchical system का मतलब होता है kingship, राजा, राजाशाही. ये जो था वो completely खत्म हो चुका था और वहां पे गवर्नमेंट आ चुकी थी, मतलब डेमोक्रेसी इन यूरोप स्टार्ट हो गई थी, जो अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक. Empires having a different cultures were dissolved and independent states having a distinct culture emerged after the war. This include, देखो इसमें कौन से countries थी, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and Yugoslavia. Under the impulsive of nationalism और imperialism के बारे में भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. Nationalism means to feel proud for your country, but you should not feel so proud for your country that you will start dominating the other country और वो imperialism में हो जाता है, जिसकी वजह से war हुई. Under the impulse of the nationalism, Alsace-Lorraine were restored. मतलब ये जो दो टेरिटरी है अलासेस एंड लॉरेन, ये फ्रांस को दी गई थी और स्कॉट्सविंग हॉस्टिन जो था वो वापस डेनमार्क को दिया गया. मतलब उनकी टेरिटरी वापस उनको मिल चुकी थी. ओके गाइस, तो आज हम लोग यही तक करते हैं. दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके नेक्स्ट 4 चैप्टर्स मैं आपको बता देती हूँ. उसकी नेक्स्ट वीक में एमसीक्यू की टेस्ट होगी. जैसे कि आपकी जो अभी नेक्स्ट एमसीक्यू की जो टेस्ट होने वाली, दैट इज महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द आईएनए एंड इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया. अभी ये नेक्स्ट 4 की आपकी एमसीक्यू की टेस्ट है, तो प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना. डोंट बी लेट फॉर इट. ओके गाइस, समझ में आया आप लोगों को चीजें? Yes, ma'am.